नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं श्रेया ठाकुर और शो में हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज की तरह वीरेंद्र जी। और निफ्टी ने तो गोता लगा दिया सर, डेज लो पर अब हम ½ % के करीब करीब गिरते हुए, और सबसे बड़ा कल्प्रिट आईटी। लेकिन आईटी ने जज्बात बदल दिया। कल जिस तरीके से तेजी देखने को मिली थी, लगा था कि आज 2.5% तक करेक्ट हो जाएंगे। शायद देखिए, लगा तो कल क्लोजिंग में ही था। देखिए, जो चीज एक नियम है, आई मीन जो चीज स्ट्रांग नहीं हो पा रही है वो वीक है, सिंपली श्रेया। कल आपने एक अटेम्प्ट किया जाने का ऊपर, आप नहीं जा पाए, आप 10 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी तक नहीं जा पाए, आप टिक ही नहीं पाए। तो जो चीज़ ये बिल्कुल क्लियर है, जो चीज़ मजबूत नहीं है वो कमज़ोर है। और आप क्योंकि 10 डे मार्केट नीचे है तो आप कमज़ोर हैं, आप साइडवेज भी नहीं है। और सुबह शायद मैं इस बात का आशीष को 2 बार उल्लेख किया, आपको भी उल्लेख किया कि मैं अगर किसी चीज़ को लेकर संदेहपूर्ण हूँ, अगर मेरी स्ट्रैटेजी में, मैंने आज सबसे पहले जिक्र किया था निफ्टी आईटी का, निफ्टी बैंक का, उसके बाद किया कि अगर मैं संदेहपूर्ण हूँ तो कल के डेटा से हूँ, और निफ्टी बैंक कोई भी कन्विक्शन नहीं दे रहा है। तो अब 2.5% हो गया है। और शायद जब आप बात कर रही हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये टिक बाय टिक चार्ट में नए गोते लगा रहा है। सो अभी कहना कि हम कहाँ तक ड्रिफ्ट होंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब क्या हो रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन के बाद जब लॉन्ग्स कटते हैं तो शॉर्टिंग भी हो रही है। सो फॉर द पेन, मतलब फॉर द डे, पेन इज निफ्टी आईटी। बिल्कुल, निफ्टी आईटी ही पेन है। और सही बात कही आपने, संदेह था आपको तो व्हेन इन डाउट इट्स बेटर टू बी आउट। चलिए, अब शो में क्या क्या होगा, कार्यक्रम का क्रम आपको समझाते हैं। तो 10 के दमदार ट्रेड में राजेश सातपुते जी और आशीष बहीदी जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य जी और कविता जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगी। मार्केट आउटलुक पर एलेरा सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हरेंद्र कुमार से बात होगी। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा एल्यूमिनियम कंपनियों पर कोटक की रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। तो शुरुआत करते हैं सर ट्रेड्स की फिर। बिल्कुल, और ट्रेड्स एक एक करके पिक करते हैं। बस डायरेक्टर साहब एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पे, मार्केट सेट डे लो, मार्केट सेट डे लो। कविता जी, गुड मॉर्निंग। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या पिक कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो एक बाय ट्रेड होगा और एक सेल। सो जहाँ स्ट्रेंथ है दैट इज इन पीएसयू बैंक। सो पीएसयू बैंक्स में मोस्ट स्ट्रॉन्ग काउंटर एज ऑफ नाउ यूनियन बैंक दिखता है। यहाँ फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ 193 के लेवल पर है। प्राइस प्रोजेक्शन सीम्स 197 199 तक के मूव बनना चाहिए इन अ डे और टू, अंटिल काउंटर अपने 189 के लेवल को होल्ड किए हुए है। यहाँ आप फॉर 1 और 2 डेज पर्सपेक्टिव 197 199 के प्राइस मूव बनते हुए देख सकते हैं। वेयर इज आईटी में प्रेशर है एंड फ्रॉम देयर केपीआईटी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। काउंटर लगातार सेलिंग प्रेशर देख रहा है और अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल नहीं पा रहा है। प्राइस रिजेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं एवरेजेस से। 867 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, अंटिल काउंटर 876 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। डाउनसाइड टारगेट 850 840 तक बनते हुए देख सकते हैं। एंड एज अ डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। केपीआईटी टेक और यूनियन बैंक, कविता जी को ये पसंद आ रहा है। केपीआईटी टेक में सेल की कॉल है, साथ ही यूनियन बैंक में क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से। रचना जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए मैम, इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी गुड मॉर्निंग। और इस वक्त के मेरे 2 ट्रेड्स में एक रहेगा अशोक लीलैंड, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। ऐसे डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। और एक रहेगा टीसीएस, जिसको हम शॉर्ट साइड पे प्ले करेंगे। तो पहले अशोक लीलैंड की बात करते हैं। अशोक लीलैंड में फ्यूचर्स में 208.9 के करीब प्राइस है। ये काउंटर जब तक 207.9 के ऊपर रहेगा, माने 1 रुपी के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग करा जाए फ्यूचर्स पे, तो यहाँ 212.5 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, which is around 3.5 rupees of a target. तो this looks very well set for a good rise. और दूसरा जो है वो TCS है, जिसको हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे जो गिरावट शुरू हुई है आज मार्केट की ओपनिंग के साथ साथ, ये कोई आसानी से थमने वाली नहीं लग रही। हालांकि आज के दिन के लिए एक साइजेबल डाउनस्विंग ऑलरेडी प्ले हुआ है, बट नेवरदलेस अभी हम फ्यूचर्स में 2663 के आसपास है। जब तक हम 2685 के नीचे रहेंगे तब तक चांसेस है कि हम यहाँ पे
2580 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं इन 2 to 3 डेज ऑफ टाइम फ्रेम। इंट्राडे के हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए 2620। निफ्टी आईटी को गिरता देखकर रचना जी खिल सी गई हैं, है ना? ऐसा लग रहा है रचना जी को मन मांगी मुराद मिल गई है ना? शॉर्ट ढूंढ रही थी आप। निफ्टी आईटी, यस, निफ्टी आईटी अब देखते देखते इट्स ऑलमोस्ट 3%, 3%। इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स। गिरता हुआ इंडेक्स उतना दर्द नहीं देता जितना एक रिवर्सल देता हुआ इंडेक्स दर्द देता है। और मुझे चिंता ये सता रही है कि हम वीकली चार्ट्स में, देखिए वीकली तो भी बहुत दूर बनेगा, इट्स ओनली वेडनेसडे, बट हम लास्ट वीक की लोअर शेडो में ट्रेड कर रहे हैं। यानी जिस जोन में हमें नहीं जाना चाहिए था हम वहाँ जा रहे हैं। हम एक बहुत बड़ा लो तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये चीज़ सता रही है, ये हमारे पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा। दिक्कत ये है। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है एफएमसीजी में थोड़ा सा सेफ्टी ढूंढ रहे हैं हमें। तो जैसे आईटीसी की बात हुई, तो यहाँ पे आईटीसी के बाद कोलगेट का चार्ट देखिए। कोलगेट करीबन 2166 पे चल रहा है, तो 2150 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 2140 का स्टॉप लॉस कोलगेट का होगा। बाय करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट बनता है करीबन 2200 से लेके 2220 का। सो कोलगेट के बाद जो काउंटर अच्छा लग रहा है दैट इज यूपीएल। आई थिंक आपने भी इसको मेंशन किया था। बढ़िया चार्ट है, बढ़िया ब्रेकआउट है, बढ़िया रिवर्सल है। तो 352 चल रहा है, 350 के ऊपर का बाय है। 745 का, आई एम वेरी सॉरी, 752 करंट प्राइस है, 750 के ऊपर का बाय है, 745 का स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा करीबन 765, और अगर वो सरपास होता है तो 780 तक का मूव मिलेगा यूपीएल। यूपीएल और कोलगेट, राजेश सातपुते जी की दो पिक्स हो गई आज के लिए। और लूजर्स का खांचा सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक से भरा हुआ है। इम्फेसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, भारी बिक वाली आईटी स्पेस में। आशीष बैती जी, दो ट्रेड्स आपके इस वक्त के। जी शिव जी, पहला तो बीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 442 का स्टॉप लॉस लगाना है, 460 एंड 470 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। दूसरा जो है ट्रेड रहेगा वो विप्रो में शॉर्ट रहेगा। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है और स्टॉक अपने जो रिसेंट लोज है उसको भी तोड़ता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 213 रुपये का एसएल मेंटेन करे। नीचे में मुझे लगता है इसमें 205 और 200 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे विप्रो सेल कॉल जम के, अगर आप देखें सेल कॉल्स आ रही हैं यहाँ पे आईटी में। चलिए, इस बीच हम विषय को चेंज करते हैं। बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में आज हमारे साथ इलारा सिक्योरिटीज़ के एमडी हरेंद्र कुमार जुड़े हैं। हरेंद्र जी से आज मेरी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 5-10 साल के बाद बात हो रही है। हरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, आज मेरे ख्याल से चर्चा का विषय आईटी से क्यों नहीं शुरुआत करते हैं, श्री गणेश जी से करते हैं। कल वो एआई समिट और एआई का अगर आप देखें तो जो एक बाजार से सरोकार जुड़ गया था वो था इन्फोसिस और एंथ्रोपिक का वो कोलैबोरेशन, बट उसको भी बाजार ने हाथों हाथ नहीं लिया। बड़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कमेंट्री थी कल इन्फोसिस की, नंदन नीलेकनी साहब की, पर बाजार ने एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप आईटी को डील कैसे कर रहे हैं सर? आपके पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टर्स अपने आईटी पोर्टफोलियो को कैसे डील करें इस वक्त? जी देखो, आई थिंक इसमें एक बात ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एआई आईटी सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो आज विनोद खोसला के जो कमेंट है वो बता रहा है कि आईटी सेक्टर का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो उसके कारण ये पूरी जो सेल ऑफ हो रही है उसके कारण है। बट एक बात मैं समझा दूं कि जितना डिस्ट्रक्टिव लोग बता रहे हैं एआई है, फिर आईटी सेक्टर इतना है नहीं। इनफैक्ट इसको मेरे हिसाब से अगले साल 1.5 साल में आईटी सेक्टर को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि हर कंपनी जो है उसको अगर अपने आप को रीओरिएंट करना है टुवर्ड्स एआई, उसको एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर सच एज आईटी कंपनीज को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इसमें एक और पॉइंट है कि जितने कोडर लगते थे पहले आईटी सर्विसेज को, उतने कोडर नहीं लगेंगे। तो मार्जिन एक्रेटिव ये आगे जाके बन जाएगा एआई से। और तीसरी बात है कि इसमें ये दिग्गज जो लार्ज आईटी कंपनी थे शायद उनको इतना नहीं फायदा होगा। इसमें बहुत सारे मिड और स्मॉल आईटी कंपनियां लार्ज आईटी कंपनियों के साथ कंपीट कर पाएंगे। तो थोड़ा शेकआउट तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है फॉर द आईटी सेक्टर। तो ये इवॉल्विंग स्टोरी है। मेरे हिसाब से ऑर्डर बुक ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ अगले 18 महीने के बाद आएगा। बट ये शॉर्ट टर्म पेन डेफिनेटली है, क्योंकि मार्केट कंफ्यूज है, फंडामेंटल उतना चेंज नहीं हो रहा है।
मे बी अगर और करेक्ट हो जाएगा मार्केट तो डिविडेंड यील्ड स्टोरी की तरह थोड़ा स्टेबलाइजेशन जाएगा, बट शॉर्ट टर्म पेन है। शॉर्ट टर्म पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। गुड मॉर्निंग हरेंद्र जी, श्रेया बात कर रही हूँ। तो निष्कर्ष निकालूँ तो आईटी स्पेस में अभी थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन सर ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? हमने Q3 अर्निंग्स देख ली, सभी के एक्सपेक्टेशंस अच्छे थे तो उसी के मुताबिक रहा। ट्रेड डील देख लिया, यूएस यूके का बजट निपटा लिया। सर मार्केट में सिर्फ आईटी की वजह से ये पेन थोड़ा देखने को मिल रहा है, किस दिशा जा रहा है मार्केट, आपका व्यू? देखो पहले तो ये देखें कि हमारा मार्केट जो 18 महीने से चल नहीं रहा है उसके काफी सारे रीजन रिजॉल्व हो गए। जैसे ओवर वैल्यूएशन एक था, अर्निंग्स ग्रोथ जो नहीं आ रहा था, और उसके कारण एफआई आउटफ्लो हो रहा था। उसके साथ में एक था एंटी एआई ट्रेड। ये तीनों रीजन अगर आप देखेंगे, वैल्यूएशन टाइम करेक्शन के कारण रीजनेबल हो गया। नंबर 2, अर्निंग्स रिकवरी चालू हो गई है। ये टाइम का जो क्वार्टरली अर्निंग्स है हमें बता रहा है 14% वाई ऑन वाई ग्रोथ आया है। और तीसरी पॉइंट है, ये सब ट्रेड डील और अच्छी बजट के बाद एफआई लोग ने इसको नोटिस किया है। तो अगर इस महीने की जो इन्फ्लो के नंबर आप देखेंगे जो अभी कंटिन्यूसली, और फोर्थ पॉइंट है कि भाई ईएम ट्रेड अभी चालू हो गया है, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अब वो भी पार्टिसिपेट करने लगा। तो ओवरऑल मार्केट आउटलुक तो सुधरता हुआ नजर आ रहा है और सुधर रहा भी है। इसके बीच में एक ये टेक वाली जो स्पेस है वो अंडर परफॉर्मेंस में जा रही है। बट अगर आप हमें पूछेंगे कि मार्केट सालाना एंड में कैसे रहेगा फाइनेंशियल ईयर, हमें लगता है 10 to 15% की जो रिटर्न है वो काफी रीजनेबल एजम्पशन होगा। ओके अच्छा हरेंद्र जी, इस बाजार ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, अगर स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल करूं, कन्विशन बाजार का रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। और जब मैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखता हूं, इस वर्टिकल राइज को देखता हूं, एसबीआई की प्राइस परफॉर्मेंस को देखता हूं, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये हमेशा हिस्टोरिकली हुआ है कि एक बड़े डिफरेंशियल को बाजार चेज करता है। जब वो डिफरेंशियल प्राइस परफॉर्मेंस में कभी भी हिस्टोरिकली जब प्राइवेट और पीएसयू प्राइवेट में बड़ा बन जाता है तो बाजार कभी ना कभी उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इस बार बड़ा डिफरेंस है प्राइस परफॉर्मेंस में। अभी भी डोमिनेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वार्टरली अर्निंग्स या बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल बाजार पीएसयूज पे ही फोकस करेगा, या फिर आपको अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्राइवेट में अच्छा लग रहा है? नहीं, आई थिंक पीएसयू अभी भी सस्ता है, और यील्ड ट्रैजेक्टरी देखते हुए, सॉफ्टनिंग इंटरेस्ट रेट और जो क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, देखो जो कॉर्पोरेट बुक बढ़ेगा तो पीएसयू को ज्यादा फायदा होगा। तो उस हिसाब से ये ट्रेड पीएसयू का अभी जारी रहेगा। नंबर 1। और प्राइवेट बैंक में क्या है, क्योंकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है और उनका कासा नहीं बढ़ रहा है, उनमें स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आ गए। और इससे भी बड़ी एक थीम है कि अगर जब इंडिया, ईयू, यूके ऑल सब एक यूनिफाइड मार्केट बन जाएंगे, फॉरेन बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बन जाएंगे जो इंडिया प्रेजेंस को बढ़ाएंगे, वह सेम स्पेस में compete करेंगे प्राइवेट बैंक्स के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया प्राइवेट बैंक ट्रेड करते थे बहुत ओवर कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक 9-10% कंपाउंडिंग होगा। ये पुराने वाले प्राइवेट बैंक्स ग्रोथ स्टोरी वो वाली स्टोरी नहीं रही है। तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन आर्बिट्राज में पीएसयू चल रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, उनकी कासा बहुत स्ट्रांग है, और क्रेडिट ग्रोथ में कॉर्पोरेट सेक्टर में पीएसयूज विल डू बेटर देन प्राइवेट। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करेगा। ओके, पीएसयू की तरफ आपका झुकाव सर ज़्यादा है। अच्छा, एक और सवाल, जिस स्पेस में हम सब हैं सर, दैट इज़ कैपिटल मार्केट स्पेस। कैपिटल मार्केट स्पेस पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा और लगातार चर्चा का विषय बना रहता है जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस और सख्ती आती है। सर कैपिटल मार्केट स्पेस ने अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं पिछले साल, क्या इस साल की शुरुआत वैसी ही हुई है इनफैक्ट? और आपने क्या हाल फिलहाल में सर इस पे एक्सपोजर बढ़ाया है, आपका क्या टेक है? देखो, कैपिटल मार्केट प्राइस टू परफेक्शन है, क्योंकि जब ये एयूएम ग्रोथ, एसआईपी ग्रोथ और ऑप्शन ट्रेडिंग के जो वॉल्यूम हो रहे थे, तो मार्केट ने ऑब्वियसली बहुत सा फ्यूचर प्राइस इन कर लिया है। अब आरबीआई उसको थोड़ा कूल ऑफ करना चाहता है। वो दिस इज मोर फ्रॉम द एक्सचेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू और ब्रोकरेजेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी और टाइम करेक्शन हो जाएगा। बट अगर आप कहेंगे जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल है, जैसे एएमसीज, उनकी स्टोरी जारी रहेगी। हाँ, वो परफेक्टली प्राइस्ड है, लेकिन दे आर गुड कंपाउंडिंग स्टोरीज। बट अगर आप एक्सचेंज और प्योर प्ले एफएनओ ड्रिवन ब्रोकरेजेस पे अगर व्यू लेंगे, उनमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। ओके अच्छा हरेंद्र जी, यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से, या 2-3 दिन क्या 1-1.5 महीने से एक बड़ा चर्चा का विषय है इमोल्यूमेंट्स एंड पर्क्स ऑफ गिग वर्कर्स, जो कि एक
ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं जिनकी एक बड़ी वर्क फोर्स होती है वो यही होती है, वो उनकी कॉस्ट पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। आई मीन स्टॉक्स लाइक एटर्नल, स्विगी, ये कोलैप्स भी हुए हैं इसके चलते। एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के बाद इन CY25 अभी आपको इस वक्त प्लेसमेंट ऑफ न्यू एज स्टॉक्स लग कैसी रही है इस वक्त? देखो अगेन, न्यू एज स्टॉक्स आर प्राइस टू परफेक्शन। अगर आप उनके नंबर देखेंगे, कोई स्टॉक्स तो FY28 में ब्रेक इवन करेंगे, तो FY28 और FY30 का नंबर प्राइस इन किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर थोड़ा भी अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आता है तो स्टॉक 10-15% गिर जाता है। तो न्यू एज स्टॉक में जो ऑप्टिमिज्म बहुत है, एक्चुअली उनको अवॉइड करना चाहिए आपको। तो एंड आप जो लास्ट 3-4 साल पहले जो IPO किए थे, जो कंसोलिडेशन फेज में जा चुके हैं, अब उनकी जो अर्निंग आ रही है, उनका टर्न अराउंड पक्का हो गया है, वो स्टॉक्स को देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहां पर फ्रॉड और मोमेंटम अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो बहुत रिस्की एरिया है। ओके काफ़ी स्पेसेस पर चर्चा की हमने हेमेंद्र जी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक आध स्पेस जिस पे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन आपका बन रहा है आफ्टर Q3 अर्निंग्स, तो वो कौन से स्पेस होंगे? देखो, अब हमने तो अभी एंटी AI ट्रेड पे कॉन्वर्सेशन किया है। जो प्रो AI ट्रेड क्या है? तो प्रो AI ट्रेड है NBFCs। अगर आप देखेंगे कि जो उनकी जो पॉजिटिव बेनिफिट है, प्रोसेसिंग, NPA रिडक्शन, गेटिंग मोर लोन्स, उसमें लार्ज NBFCs जिनकी जो बिजनेस बड़ी है और जो कस्टमर टच पॉइंट ज्यादा है, उनको बहुत फायदा होगा। तो उनकी कॉस्ट टू इनकम कम होगी, उनका ग्रोथ ज्यादा होगा, उनके कम होगा, तो उनके मल्टीपल्स बढ़ेंगे। तो थोड़े बहुत जो प्रो AI ट्रेड में NBFC से आते हैं। सेकेंड ऑफ कोर्स द पावर सेक्टर एक और न्यू कैपेक्स साइकिल में बिगिन करेगी। तो उसके जो अलाइड बेनिफिशियरीज हैं, जैसे सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नेम्स वो आर लार्ज, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, उनको बहुत फायदा होगा, पावर स्टॉक्स को बहुत फायदा होगा, और क्रेडिट ग्रोथ अब पिक होगा। तो क्रेडिट ग्रोथ जो हमने बात किया, उसमें PSU बैंक्स को बहुत फायदा होगा। तो अगर आप ये 2-3 सेक्टर आप लेंगे तो इंडेक्स प्रीटी मच अच्छा करने लगेगा। एक लास्ट प्रश्न पॉसिबली आपसे है जी, कि अब क्योंकि हम एक समर सीजन में एंटर कर रहे हैं और सीधे वाइट गुड सेगमेंट पे आते हैं, और पिछला साल भर काफ़ी ठंडा रहा, प्राइस स्टेबल रहा। इस बार क्योंकि ऑलमोस्ट फरवरी में टेम्परेचर काफ़ी राइज हो चुका है, आपको वाइट गुड सेगमेंट में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है? एग्जैक्टली क्या इस बार ग्रोथ अच्छी रहेगी इस प्रोजेक्शंस के मद्देनजर? देखो, वाइट गुड स्पेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट कोई मोट नहीं है। इनमें प्राइसिंग प्रेशर आता रहता है, इन्वेंट्री अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये अभी सिक्लिकल ट्रेडिंग बेट्स रह गए हैं, ऐसा राइट, बहुत डिसअपॉइंट भी किया है। अगर आप मुझे कहेंगे तो आप थोड़ा PLI के साइड पे चले जाइए, EMS स्पेस में। वहां पर अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा सा इम्पेटस दे रही है और इंसेंटिव्स दे रही है, वहां के आपके थोड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अगर आप मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल आप इस पॉइंट पे बोलेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। सो दे आर नॉट वेरी लार्ज कंपाउंडिंग स्टोरीज एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लॉन्गर टर्म्स देखें पर्सपेक्टिव से तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा वाइट गुड स्पेस। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और मेटल स्पेस में अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दरअसल एल्यूमिनियम शेयर पर आज फोकस है, क्योंकि एक तरफ खबरें ये हैं कि ट्रंप प्रशासन एल्यूमिनियम टैरिफ में राहत देने पर विचार कर रहा है, और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम कीमतें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। अब इस पर कोटक की रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई है वो समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग। आज मेटल्स में रिबाउंड का दिन है और खासतौर पर अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम फोकस स्टॉक्स में खास एक्शन आपको नजर आएगा। अब दरअसल एल्यूमिनियम की कीमतें अपने हाई से देखें तो तकरीबन 7% तक करेक्ट हो चुके हैं। $3030 प्रति टन के आसपास एल्यूमिनियम में भाव चल रहा है, लेकिन करेक्शन आपको सभी मेटल्स में नजर आ रहा है। अब कोटक की रिपोर्ट भरोसा दे रही है कि प्राइसेस में करेक्शन तो जरूर देखने को मिला, लेकिन स्थिति बेहतर है। एंड कंपैरेटिवली FY25 जो कि पूरे साल का औसत देखें तो वहां से आपको एल्यूमिनियम तकरीबन 20% ऊंचा नजर आएगा। इनफैक्ट ये तो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो मौजूदा स्तर है $3030 के आसपास के, वहां से एल्यूमिनियम अगर करेक्ट भी हो जाता है तो भी अर्निंग्स रेजिलियंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो रेट कट्स हैं, अब इनकी जो रफ्तार है, पेस है, वो धीमी हो
हो चुकी है। मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है क्योंकि डॉलर इंडेक्स और मेटल्स का एक इन्वर्स कोरिलेशन होता है जिसे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुलियन में करेक्शन है, सोना है, चांदी है, कॉपर है, अपने हाई से टूट चुके हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट बाकी के मेटल्स पर भी देखने को मिलता है, लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल है अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से भी। और एल्यूमिनियम के जो ग्रोथ के ट्रिगर्स है, फंडामेंटल्स है, बिल्कुल पूरी तरीके से इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। अब एल्यूमिनियम की थीम को पे करने के लिए आपके पास 3 स्टॉक्स हैं, एक तो है वेदांता, हिंडाल्को और नाल्को। लेकिन कोटक की रिपोर्ट में कहा गया कि वेदांता ये टॉप पिक है, बहुत ही वेल पोजीशनड है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है और इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये भी लगातार कंट्रोल में आते जा रहा है। तो हिंडाल्को नाल्को यहाँ पर तो बिकवाली की राय है। हालांकि टारगेट प्राइस आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग है, हिंडाल्को में 850 का है, नाल्को में तकरीबन 350 का है, लेकिन वेदांता ये टॉप पिक है इनकी रिपोर्ट में और खरीदारी की राय दी गई है 890 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये अगर आप देखें व्यूज़ हैं मेटल स्टॉक्स पे, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को पे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विषय को समझाने के लिए। तो मेटल्स की इस तेज़ी के पीछे का बड़ा कारण निफ्टी थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, बट नॉट डिसाइसिवली। याद रखिएगा निफ्टी का आज का डे लो प्रिसाइसली रहा, प्रिसाइसली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आज और देखिए निफ्टी आईटी जो है वो थोड़ा सा अपने डैमेज को, अब ये कह सकता हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत देर से फ्लैट है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये काम कर जाए 20 डे में। बाकी नहीं करेगा। आइए बात करते हैं कोटक सिक्योरिटी से। सहज अग्रवाल मौजूद हैं। सहज, गुड मॉर्निंग। सहज, हमारा हर पुल बैक, हर रिवर्सल जो है वो बहुत छोटे से दायरे में है। हम इसी रेंज में 25,500, 25,800 में ट्रैप्ड हैं। अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है? अगर मैं इंडेक्स में पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ या फिर एक ट्रेड रेंज बाउंड है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ नज़र आ रही है आपको इस वक्त? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों को भी नमस्कार। बात सही है आपकी, निफ्टी एक रेंज में अटका हुआ है। 2 बायस पॉजिटिव है, बट जो मोमेंटम है और जो स्पीड आनी चाहिए वो काफी धीमी गति से चल रही है। इसके लिए इंडेक्स के बाहर देखना बहुत जरूरी है एज अ ट्रेडर टू इंश्योर के एक्टिविटी ऑफ पार्टिसिपेशन रहे। मेरे हिसाब से निफ्टी 50 पूल के अंदर ही काफी स्टॉक्स अवेलेबल है। इनफैक्ट मैंने 2 अपॉर्चुनिटीज जो निकाली है आज के लिए। एक मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छा नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स इनफैक्ट काफी समय से अंडर परफॉर्म किए हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। एचडीएफसी बैंक यदि आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो पिछले जो 1-2 महीने में हमको वोलेटिलिटी देखने को मिली, जहां बजट का भी इम्पैक्ट आया प्लस ट्रेड डील के बाद भी आया, बट 900 का लेवल स्टॉक ने नहीं तोड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि 880 थोड़ा सा हम इसमें स्पेस रख के चल रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल को में थोड़ा सा हम कुशन रखना हमेशा बिलीव करते हैं। तो 880 का एक इसका बहुत बेहतरीन सपोर्ट बनेगा। अभी 920 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट सेटअप को देख के इसमें डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल है। ऊपर की तरफ में टेक्निकली 1000 तक का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक, और फंडामेंटली हमारा टारगेट इनफैक्ट और थोड़ा सा एग्रेसिव 1050 का है। तो ये एक स्टॉक बेहतरीन लग रहा है। थोड़ा सा समय लग सकता है अगेन, बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम का जो पोजीशन है उसका स्टॉक्स पे भी इंपैक्ट रहेगा, बट आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है और अभी 2310 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगेन पिछले 6 महीने में इसका एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल है 2240 का, जिसको इस स्टॉक ने नहीं ब्रेक किया है, और अभी ये कैलेंडर ईयर 26 के लोज के आसपास चल रहा है 2310। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे यदि हम बाय करते हैं और 2240 का इसमें स्टॉप लॉस रखते हैं, ऊपर की तरफ में इसमें आपका 2500 तक का जाने का पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांगली बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड गिवन द करंट मार्केट सेटअप और गिवन द अंडरलाइंग ट्रेंड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये 2 अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन लग रही है। ओके सहज जी, लेकिन आज गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ, लेकिन आज मेटल स्पेस में भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है, तो क्या मेटल से कुछ चुने इस वीक या फिर आज के ही लिए? जी, इनफैक्ट आपने अभी हमारे जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के रिपोर्ट को रेफर करके बताया कि वेदांता हमारा टॉप पिक है। आई थिंक यहाँ पे हमारा एक ये रहेगा कि ये जो व्यूज है हमारे थोड़े से लंबे पैमाने के लिए, एज अ ट्रेडर यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क रिवॉर्ड को भी कंसिडर करना होता है। अगेन मैं भी वेदांता को ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज हायर टॉप हायर बॉटम बनाते चल रहा है स्टॉक। तो प्योर फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव भी अभी स्टॉक अराउंड 677 के भाव के आसपास चल रहा है। 660 का इसका बेहतरीन सपोर्ट है प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप बाय करना चाहते हैं तो इसमें आप 660 का सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ में 710 तक का टारगेट भी रख सकते हैं। तो ये मेरा ट्रेडिंग के लिए व्यू होगा वेदांता में।
ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और बाकी इस बाजार को कैसे खेलना है, आईटी ने जो दुख दिया है उसे कैसे झेलना है, इस पर सब पे विचार करेंगे श्रेया और कंचन मिलकर छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में।